Which one of the following is the best description of the term ecosystem? यानी कि इकोसिस्टम का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन इन सब में से क्या होगा? ये क्वेश्चन भाई आईएएस के 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग इस वीडियो में वो एमसीक्यूज देखेंगे जो रिसेंट ईयर्स के अंदर काफ़ी बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और मैं इकोलॉजी के अंदर आपको इसके दो पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं A to Z जो भी एग्जाम में इकोलॉजी को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा। तो यह है पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो इकोलॉजी है वो किस चीज़ के रिलेशनशिप, किन दो चीज़ों के रिलेशन की स्टोरी है या स्टडी है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की, तो बेसिकली ये रिलेशनशिप है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लाइक इसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, उनका फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है। इट मीन्स ह्यूमंस कह लो आप, एनिमल्स कह लो, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे, यानी कि इसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए क्या है भाई, हमें सोइल भी चाहिए रहने के लिए, वो भी इसका पार्ट है, हमें एयर भी चाहिए है, हमें इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए है। ये हर एक जो है इकोलॉजी का या फिर इकोसिस्टम का पार्ट है, और इसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ डेफिनेशन है भाई इकोलॉजी की, कि एक क्या है, ये नेचर की एक यूनिट है जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जिनको हम लिविंग फैक्टर बोलते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, लाइक एयर, सॉइल, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इनका एक तरह से इंटरेक्शन है। और एक आप जो इमेज में देख पा रहे हैं भाई, ये एक ओशियन का, या फिर मैं बोल दूं मेराइन सिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम है भाई ये। और अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, एक जो गार्डन है भाई, एक बगीचा है, वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें भी हमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो एक सिस्टम क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि भाई वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल, इसीलिए उसको बोला गया है। चलिए देखते हैं आगे। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, जो इकोसिस्टम टर्म थी वो किसने दी थी भाई? जैसे कि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूँ कि भाई लिविंग में क्या आता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोस्कोप आते हैं, नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल आता है, और एक तालाब की एक ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि छोटे छोटे ड्रॉप भी इकोसिस्टम हो सकती है, और अगर मैं बड़े वे में बात करूँ तो एक ओशियन भी एक इकोसिस्टम है। और जो ये टर्म दी थी, ये सबसे पहले दी थी A.G. टेंसले ने 1935 में। तो इसीलिए आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने सबसे पहले ट्राई किया था कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन इसकी होगी कि एक कम्युनिटी होगी ऑर्गेनिज्म की। लाइक हम इसमें भी देख पा रहे हैं कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी देख पा रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में ये फ़र्क है ए और सी में, कि इसका मतलब है कि कम्युनिटी जो है आपस में इंटरेक्ट करती है, ऑप्शन नंबर ए का मतलब, और सी का मतलब है कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म की, वो इन्वायरमेंट के साथ जो है रहती है, यानी कि वो उनका इन्वायरमेंट है इन विच दे लाइव। तो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है, उसके विदाउट लाइफ ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में इन्वायरमेंट के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है भाई, वो मैन मेड है। उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल बोल देंगे। अब इसमें ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पोन्ड्स यानी कि तालाब हैं, फील्ड यानी कि खेत, फॉरेस्ट हो गए जो हैं जंगल हैं, या फिर नन ऑफ दिस। अब अगर मैं मैन मेड की बात करूं तो उसके अंदर गार्डन भी आता है, ऑर्किड्स भी आते हैं, फील्ड आता है, और एक्वेरियम भी आता है। हालांकि इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं, बट मैंने वही एग्जाम्पल उठाई हैं जो आप लोग रियल लाइफ में देखते हैं। क्योंकि एक तरह से अगर मैं बात करूँ एक्वेरियम की, हम घरों के अंदर एक्वेरियम रख लेते हैं भाई, मछली पालते हैं हमारे शौक के लिए, वो भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन वो क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है भाई। तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सटीक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बैठेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, तो भाई अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डेडिकेटेड अपलोड हमारा ये है,
और आप लोग अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जाकर फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा भाई, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। और पीडीएफ भाई रिवाइज के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आप नीचे जो भी स्टेट्स के नाम देख रहे हैं, इनके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वो कौन सा इकोसिस्टम है, अगर मैं अर्थ सरफेस की रिगार्डिंग बात करूं। तो भाई मेनली तो ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्वेटिक, यानी कि मैराइन बोलते हैं इसको हम लोग। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल, क्योंकि जो माउंटेन है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, वो सब एक टेरेस्ट्रियल के अंडर उनकी सब टाइप हो जाएंगी। और दूसरा है एक्वेटिक। अब हम लोग ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं ना स्कूल के अंदर कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके ऊपर लगभग 70% तो वाटर है और 29% लैंड है। अब हुआ क्या भाई, अब इसमें ज़्यादा इकोसिस्टम हो गया, तो हमें तो इसका आंसर पता लग गया कि मैं बात कर रहा हूँ कि लार्जेस्ट एरिया वो हो जाएगा मेराइन इकोसिस्टम। लेकिन साथ में हम इनके कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी ये देखेंगे कि जो मेराइन इकोसिस्टम है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ का 70% जो है कवर करता है। और उसके अंदर जो है वो पूरे प्लेनेट का 97% वाटर भी इसके अंदर है। यानी कि अगर 100% वाटर है हमारी धरती पे, तो मेराइन इकोसिस्टम जो है इसके अंदर 97 लेता है, क्योंकि कुछ पार्ट तो पानी का भाई लैंड के ऊपर भी है। और उसके बाद अगर मैं इस वाटर की भी बात करूं, यानी कि सी वाटर की बात करूं, तो उसके अंदर 85% जो है डिजोल्व मटेरियल है। कौन कौन सा मटेरियल है? वो है सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया, यानी कि टोटल 85% जो है इनकी कंसनट्रेशन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिक इम्बैलेंस इन इंडिया? यानी कि जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, यानी कि किस तरह से इकोसिस्टम नष्ट होता जा रहा है इंडिया के अंदर, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? हालांकि भाई ये चारों ही कारण जो हैं उनके कारण है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है, यानी कि डिफोरेस्ट से, पेड़ों की कटाई से आता है। डेजर्टिफिकेशन, यानी कि पेड़ों का एक तरह से जो ज़मीन अच्छी है, वो उपजाऊ ज़मीन है, उसका बंजर हो जाना। डिजर्टिफिकेशन मतलब उपजाऊ ना रहना उसका। फ्लड आ जाना, फिर माइन अकाल पड़ जाना, या फिर कई जगह पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, कई जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, कई जगह पर कम है, कई जगह पर ज़्यादा है। हालांकि चारों कारण हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि मेन कोज क्या है। तो भाई एक डेटा के अनुसार जो मैं लाया हूँ आपके सामने, उसके हिसाब से जो मेन कोज है वो है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई जो है लगातार। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि मैंने ईयर वाइज देखा है कि जो ट्री कटिंग है वो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, यानी कि 2001 में 624 स्क्वायर किलोमीटर के राउंड जो थे ट्री काटे गए थे। और ये डेटा ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे हम साफ कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है, इन चार ऑप्शन में से प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर एक्चुअली होते क्या हैं। तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें जो हैं आप प्राइमरी कंज्यूमर देखेंगे, टर्शरी देखेंगे और सेकेंडरी देखेंगे। और सबसे पहले आता है भाई ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंज्यूमर की, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर ही है। ये जो होते हैं भाई हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि ये लोग पेड़ पौधों पर जिंदा रहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हैं इधर। और इसमें बात करूँ, मैं इंसेक्ट ले लेता हूँ भाई और एक डियर ले लेता हूँ। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें लेंगे भाई, क्योंकि हम एंट भी ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, और भी कीड़े मकोड़े हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। डियर तो आपको पता ही है कि जो भेड़ बकरी हैं भाई ये पौधे खाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ फॉक्स और टाइगर की, ये क्या है भाई, कार्निवोरस है, यानी कि मीट पे जिंदा रहता है। और फॉक्स जो है ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब कि ये दोनों चीज़ें खा सकती है, यानी कि हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है। तो इस हिसाब से मैं बात करूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पे सटीक यही बैठेगा अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं फूड चेन की बात करूँ, फूड चेन के हिसाब से आदमी क्या है, तो भाई इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्रासलैंड बायोम, तालाब का और ओशन का, इन तीनों के इस इकोसिस्टम में ऑटोट्रोप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर ये हैं। ये फोटो के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी हुई है। अब अगर मैं इंसान की बात करूँ, तो भाई वो क्या करता है भाई, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर को भी खाता है
यानी कि जिसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि ग्रास। ग्रास में मैं पेड़ पौधे भी ले लूँगा, क्योंकि हम सब्जियां खाते हैं तो पेड़ पौधों से मिलती हैं, वो ये भी खा लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि या टर्शरी कंज्यूमर देख लीजिए, हम इन तीनों में से सब खाते हैं। हम में का मतलब मैं नहीं कि हम लोग खाते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है यानी कि मीट भी खाता है, यानी कि फ्लैश भी खाता है। इनमें से वो सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है। आप पता ही है आपको किस तरह का भाई, बाज़ारों के अंदर आप देख सकते हैं KFC के अंदर बहुत कुछ आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइमरी भी खाता है और सेकेंडरी भी खाता है। तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। 10% लॉ इज रिलेटेड टू, यानी कि 10% का लॉ है वो किससे रिलेट करता है, ये हम समझेंगे इस इमेज के वे से। अब एक पौधा है भाई, ऑटोट्रोफ है, इसके पास एट प्रेजेंट जो है 10 जूल एनर्जी है। अब 10% के हिसाब से जो है, स्टार्टिंग में इसके पास जो एनर्जी सनलाइट की वजह से मिली थी इसको 1000 मिली थी, और 90 जो है 990 जूल जो है इसको इन्वायरमेंट को दे चुका है। तो अब क्या है कि इसके बाद 10 जूल एनर्जी है, इसको ये कंज्यूम करके ये एनर्जी अपने पास ले लेगी। अब फिलहाल इसके पास 10 जूल है, लेकिन अगर 10% के लॉ से बात करें तो इसके पास अगर इसको कोई और कंज्यूम करेगा तो उसके पास सिर्फ 1% एनर्जी जो कि वो ट्रांसफ़र होगी, और 9 जूल है वो जो है एनर्जी इन्वायरमेंट को लॉस्ट हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ से 10% रह गया। अब ये इसको खाएगा तो 10 का 10% की 1% रह जाएगा। अब अगर इसको कोई कंज्यूम करेगा तो 1% का भी 10%, यानी कि 0.1 जूल एनर्जी जो है अब उस बंदे में ट्रांसफ़र होगी। तो इससे हम एक चीज़ इजीली कह सकते हैं कि क्या है बेसिकली, ये जो ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एज फूड फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू अनदर, यानी कि एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक पे एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कॉन्सेप्ट था जो फर्स्ट टाइम दिया था भाई रेमंड लिंडमैन ने, दिया था 1942 के अंदर। उसके बाद है इन द मेराइन एनवायरमेंट द प्राइमरी प्रोड्यूसर आर। अब जैसे मैंने बोला था कि वो लास्ट पिक थी भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं मेराइन एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं ओशियन बायोम की बात करूँगा। तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन जो है इसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेगा। ये इमेज आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये दिखते हैं, क्योंकि मोस्टली भाई हम लोग ग्रासलैंड बायोम पे रहते हैं, तो इसलिए हमें ग्रास के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ओशन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद है द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम भाई अलग अलग तरह का हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है। तो इसमें वो जो पूछा हुआ है वो ग्रासलैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल का पूछा हुआ है। तो इस चेन के हिसाब से हम इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आता है ग्रास, क्योंकि ये सनलाइट और वाटर की हेल्प से अपना खाना खुद बनाता है, तो ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ग्रास हम देख पा रहे हैं पहले 2 ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद ग्रास को जो है कंज्यूम करेगा वो है ग्रास होपर, जिसको कि हम टिड्डा भी बोल देते हैं। आजकल आपने सुना होगा टिड्डियों का अटैक जारी है, क्योंकि ये फसल भाई पूरी चूस जाते हैं, फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद आता है ग्रास होपर, यानी कि अभी भी हम ऑप्शन दोनों में अड़े रहेंगे। उसके बाद आता है फ्रॉग। अब इसका आंसर भाई इजीली पता लग गया है, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए के बारे में। फिर उसके बाद आता है स्नेक। तो इस तरह से ये फूड चेन जो है ये कंप्लीट होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम, यानी कि उस एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो इस इमेज के थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। उसके बाद है इनमें से कौन सा ट्री जो है इको फ्रेंडली नहीं है, दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये नॉर्मल ट्री से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है भाई, और जहाँ पर भी इसको लगाते हैं, दूसरी बात कि इसको ऑफन इसको बोला जाता है एनमी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का दुश्मन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी ये ट्री लगता है वहाँ पर ये वाटर लेवल जो है वहाँ पे अक्सर डाउन ही रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई नीलगिरी की, यानी कि जिसको हम यूकेलिप्टस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपने ये वृक्ष जो है कई बार रोड के साइड में देखे होंगे, और मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ये मोस्टली पाए जाते हैं। हिंदी में इसको नीलगिरी बोलते हैं, इंग्लिश में यूकेलिप्टस बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर तो पीपीएससी में आया भी था, कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम।
अब किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल तब बोला जाएगा भाई अगर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हैं वो एक लंबे समय के लिए कांस्टेंट रहें, यानी कि उसके अंदर कोई तरह का खलल ना पड़े, जैसा वो है वैसा ही वो रहे एक लंबे समय के लिए। तो इस चीज़ में बात करूँगा तो भाई इस चीज़ में अगर मैं देखूँ एक चीज़, ये है एक ओशियन या फिर मेराइन इकोसिस्टम। एक यहाँ पर आप इनकी फोटोज देख पा रहे हैं कि मेराइन इकोसिस्टम होता क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है अगर मैं औरों के रिगार्डिंग बात करूँ, कंपेयर करूँ तो भाई ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें भी अपनी स्टडी ग्रुप में, और जल्दी ही मैंने इसका जो है पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।